फ्रेंड, मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस के नॉलेज में। आज हम आप सभी के लिए एक बेसिक स्टडी कोर्स लेकर आए हैं। इस स्टडी कोर्स का नाम मैंने रखा है बेसिक स्टडी कोर्स 2020, बेसिक स्टडी कोर्स 2020। इस कोर्स को जो स्टार्ट करने का जो मेरा मूल मकसद है वह यह है कि आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने बेसिक पढ़ाई को ठीक से नहीं कर पाने के कारण आज वो अपने आप में औरों की तुलना में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो खुद को कमज़ोर मान रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम लोग का 8 9 10 11 12 ये सब का जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा बेसिक पढ़ाई होता है, और किसी कारणवश ये सभी जो स्टूडेंट हैं अपनी उस पढ़ाई को अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, और उनके कारण जो आज है उन्हें कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी क्षेत्र का अगर इसके सिवा किसी और भी क्षेत्र का अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें उनका जो बेसिक स्टडी है वो कमज़ोर है, उनका बेसिक लेवल वो कमज़ोर है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियाँ आती है और उन्हें लग रहा है कि वो कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका बेसिक चीज़ कमज़ोर है, या जो उनसे थोड़ा अच्छे स्टूडेंट हैं उनके सामने अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि हम तो बहुत कमज़ोर हैं, मुझे कुछ आता ही नहीं है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। लेकिन इन्हीं सब बातों को हमने ध्यान में रखते हुए उनके लिए मैंने एक अच्छा मौका लाया। मैंने सोचा क्यों ना उन लोगों को एक फिर मौका दिया जाए कि ताकि वो फिर से उन सब चीज़ जो बेसिक चीज़ उनका छूटा है वो अच्छी तरीके से फिर से वो कवर करें। इसीलिए मैंने इस कोर्स को स्टार्ट करने का फ़ैसला किया। इस कोर्स में हम आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विषय को कवर करेंगे, और इन सब विषय को आपको एक छोटे छोटे बेसिक स्तर पर इन्हें एक एक टॉपिक करके आपको एकदम बेसिक और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कम समय में अच्छी जानकारी मिल जाए और आपका बेसिक एक तरह से फिर स्ट्रॉन्ग हो जाए और फिर आगे की तैयारी आप अच्छे तरीक़े से कर सकें। यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो हमारा कोर्स है इसे स्टार्ट करने का फ़ैसला किया है, और मुझे आशा है कि ये कोर्स आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और आपको फिर से एक नया मौका मिलेगा आपको खुद को बेहतर करने का। अतः आप सभी मेरे स्टूडेंट एवं दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो हमें फुल सपोर्ट करें, हमारे इस कोर्स को पूरा करने के लिए पूरा सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट की हमें पूरी ज़रूरत है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्त और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें इस कोर्स और साथ में उनको इस कोर्स के बारे में बताएं, ताकि उन्हें जो भी थोड़ा प्रॉब्लम है उनका बेसिक जो ठीक से नहीं उनको फिर से वो अपने आप को बेसिक में इम्प्रूव करें और उन्हें अपने आप को जो आगे की तैयारी है उसे बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए हम एक एक वीडियो करके आपको एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो इस कोर्स का हमारा फर्स्ट वीडियो आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक स्टडी कोर्स 2020 का आज फर्स्ट वीडियो है, और फर्स्ट वीडियो में पहला टॉपिक हमारा जो पहला टॉपिक है वो उसका नाम है सरकार, यानी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, आज का वीडियो हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट क्या है, वो हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकार क्या करती है, वो निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकारें जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर होता है। हम सब ने अपने जीवन में सरकार शब्द को कई बार सुने हैं, पेपर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, और यहाँ तक कि हम सब जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम सबको पता चलता है कि हमारे देश को एक सरकार चलाती है। देखा जाए तो वर्तमान समय में हर एक देश को कोई ना कोई एक सरकार चलाती है, किसी न किसी तरह की सरकार चलाती है। तो आखिर ये सरकार होती क्या है, और ये सरकार कैसे काम करती है, और ये सरकार किस तरह के काम करती है, तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आज के वीडियो में, जो कि बिल्कुल हमें आपको आसान शब्दों में बताएंगे और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार क्या होती है। हर एक देश को विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने एवं काम करने के लिए एक सरकार की ज़रूरत होती है। ये कार्य एवं निर्णय कई विषय से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, अगर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाने पर किसी चीज़ को दाम कैसे घटाया जाए, यानी महंगाई को कैसे कम किया जाए इत्यादि। ये सभी प्रकार के कार्य सरकार करते हैं। अब जानते हैं कि सरकार के महत्वपूर्ण कार्य, यानी सरकार किस तरह के महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो सरकार निम्नलिखित प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करती है। नंबर 1 में सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना। सामाजिक मुद्दे का मतलब हो गया कि देश में अगर गरीबी व्याप्त है, यानी बेरोजगारी व्याप्त है, तो उसके लिए सरकार किस प्रकार की कार्य करें, उस प्रकार किस तरह की योजनाएं लाए ताकि देश में गरीबी कम हो, बेरोजगारी कम हो। दूसरा आता है डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। नंबर 3 में देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। नंबर 4 दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। नंबर 5 देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं,
अच्छी शिक्षा की व्यवस्था आदि की सुविधा देना। नंबर 6 में आता है जब प्राकृतिक आपदाएं घेरती है जैसे सुनामी हो या भूकंप हो आदि, तो तब लोगों की मदद सिर्फ सरकार ही ज़्यादातर करती है। नंबर 7, अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे न्याय या दंड देना, इस तरह के सभी महत्वपूर्ण कार्य सरकार करती है। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन सब कामों को करना क्यों ज़रूरी है। तो इसका उत्तर यह है कि जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, यानी जब लोग समूह में रहते हैं, यानी एक समाज में रहते हैं और वो काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो सके। जैसे अगर कोई व्यक्ति समाज में रह रहा है तो ये ज़रूरी है कि सभी को समाज में एक नियम हो ताकि जो सब पर लागू हो सके और एक समाज अच्छी तरीके से चल सके। इस तरह लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। अब आता है सरकार के स्तर, यानी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको यह पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम करती है। क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तर पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। अब इन स्तरों को एक एक करके आपको बताते हैं। नंबर 1 में है स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब है आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। नंबर 2 में राज्य स्तर। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या झारखंड की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। नंबर 3 में आता है राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। सरकार एवं कानून। अब आता है कि सरकार एवं कानून, अर्थात सरकार कानून किस प्रकार बनाती है। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोग को कानून मानने होते हैं। केवल यही एक तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही लोगों को कानून मानने के लिए बात करने की भी ताकत होती है। उदाहरण के लिए सरकार ने एक कानून बनाई है कि गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस के बिना ही गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वो न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसे कि मान ली सरकार ने अभी आपको बताया कि सरकार के पास यह ताकत होती है कि उस समाज के हित के लिए वो कानून बनाए और उसे लोगों को मानने के लिए बाध्य करे। लेकिन इसके विपरीत यह भी है कि अगर कोई सरकार एक ऐसा कानून बना देता है जो समाज के हित के लिए नहीं है तो सभी व्यक्ति उसका विरोध कर सकते हैं। आप उसका विरोध करके उससे अदालत जा सकते हैं और वहाँ पर उस सरकार के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं और न्याय मांग सकते हैं। ये भी एक तरह की कानून व्यवस्था है। आप समझते हैं कि सरकार के प्रकार, यानी सरकार कितने प्रकार की होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने और उन्हें पालन करने के लिए बाध्य करने की शक्ति कौन देता है। अभी तो आपने देखा कि सरकार के पास ये ताकत है कि कोई कानून बना सकता है और उसे बाध्य करने के लिए वो सभी लोगों को मानने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि यह जो ताकत है उसे कौन देता है, आखिर ये शक्ति सरकार को कौन देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है, उस देश में किस प्रकार की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है या राजतंत्रीय सरकार है। अब आपको बताते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है और राजतंत्रीय सरकार क्या होती है। सरकार दो प्रकार की होती है, एक लोकतांत्रिक सरकार, दूसरा राजतंत्रीय सरकार। लोकतांत्रिक सरकार क्या है? लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देती है। अगर किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार है तो वहाँ किस प्रकार के कानून बनाए जाए और उस कानून को जो सरकार ने कानून बनाया उसको कानून बनाने की ताकत क्या है, वहाँ की जनता ही देती है। ये लोकतांत्रिक सरकार के गुण है, एक खासियत है। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं और एक बार चुने जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं।
लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदम का आधार बताना है और सफाई देनी होती है। लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है तो उसको अपना आधार पेश करना होता है, यानी जनता के सामने, यानी उसको जो राज्यसभा होता है या विधानसभा में क्या होता है, अपने उसका जो है अपना कानून का आधार बताना होता है, यानी उसको उसके बारे में सफाई देनी होती है कि हमने इस कानून को क्यों लागू किया। ठीक है। दूसरा आता है राजतंत्रीय। दूसरी जो प्रकार की सरकार है वो है राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्रीय सरकार क्या है? राजतंत्रीय सरकार दूसरी तरह की सरकार होती है। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा या रानी के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसमें वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है। अंतिम निर्णय राजा का ही होता है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय का आधार नहीं बताने पड़ते हैं, ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। अब देखिए, अब राजतंत्रीय सरकार में क्या होता है कि राजतंत्रीय सरकार जो है यहाँ पर एक राजा और रानी शासन करता है। और जब राजा या रानी शासन करते तो क्या होता है, जब वो कोई निर्णय लेता है तो ये उसके लिए ज़रूरी नहीं कि जनता को उसका आधार बताए, वो ये सफाई दे कि उसने नियम क्यों लागू किया। ये उसके राजा और रानी के ही सिर्फ निर्णय रहता है और ये सभी लोगों को मानना होता है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता है। अगर इस सरकार ने कोई फैसला लिया है तो उसको जनता के सामने वो बताना होगा कि उसने ये जो नियम है या जो कानून है वो क्यों बनाया है, उसका आधार उसको बताना होगा। ठीक है। अब आप समझ गए हो कि लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। अब नेक्स्ट बात करें लोकतांत्रिक सरकार। अब लोकतांत्रिक सरकार के बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक वाला देश, भारत एक लोकतंत्र है, अर्थात वर्तमान समय में भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। अभी मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। लोकतंत्र का मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि सरकार कहते हैं। लोकतांत्रिक में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को, अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी या उससे अधिक है, वोट देने का अधिकार नहीं दे सकती। यानी कोई भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक तब तक नहीं कर सकता जब तक अपने देश के सभी नागरिकों को, जो वयस्क नागरिक है, उन्हें वोट देने का अधिकार ना दे। अब आता है वोट देने का अधिकार। अब यह मुद्दा आता है कि वोट देने का अधिकार किससे है और किससे नहीं है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतें और गरीब लोगों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी, अर्थात उसे वोट देने के लिए अधिकार नहीं था। अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब यह था कि औरतें, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में एक देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो एक गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। गांधी जी ने जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास अपना एक अच्छा चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया। यह एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी देश में एक अच्छा सरकार तभी बन सकता है जब वहाँ के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिले, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या पढ़ा लिखा ना हो, क्योंकि सबका अपना मत रखने का अधिकार है। यही एक लोकतांत्रिक का सबसे बड़ा नियम है। लोकतांत्रिक का सीधा फंडा है कि जनता ही सरकार को चलाती है, जनता ही शासन करना है। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सरकार क्या है, आपने समझा सरकार के क्या क्या कार्य होते हैं और सरकार कितने प्रकार के होते हैं।
और लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार में क्या अंतर है, और जो लोकतांत्रिक सरकार है उस लोकतांत्रिक सरकार का क्या मतलब है। मुझे यकीन है कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपको मिलते हैं बेसिक स्टडी कोर्स 2020 के एक नए वीडियो यानी दूसरे वीडियो में। जल्द ही आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।